आज हम सीखेंगे यदि आपके पास कोई भी लिक्विड है तो उस लिक्विड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन को हम कैसे निकालेंगे, इसके साथ साथ ये भी हम देखेंगे सरफेस टेंशन का हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। यानी यदि किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन हमें पता लग जाता है तो इस सरफेस टेंशन से उस लिक्विड के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिल जाती है, यानी वो लिक्विड किस जगह पर किस तरीके से बिहेव करने वाला है, ये हमें क्या क्या पता लग जाता है यदि हम सरफेस टेंशन समझ लेते हैं किसी भी लिक्विड का। तो सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं इसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ सरफेस टेंशन होता क्या है भैया। इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ। ये मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैं एक लिक्विड को फिलअप कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ तक, जहाँ तक डॉटेड लाइन मैंने बनाई यहाँ तक ये लिक्विड भरा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसमें एक लिक्विड फिल है। क्योंकि आपको पता है जब भी किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में आप फिलअप करते हैं तो उस लिक्विड की जो सरफेस होती है, दिस द सरफेस, उस लिक्विड की जो सरफेस होती है उस सरफेस से लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ते हैं और इस सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं, यहां पर ऐसे आ जाते हैं। जब ये ऊपर आते हैं, ऊपर आकर जो भी फेस बनाते हैं इसको हम कहते हैं वेपर फेस। ये आप लोग जानते भी होंगे, वेपर फेस, ठीक है। अब यदि आप कोई मॉलिक्यूल लें लिक्विड के अंदर, मान लीजिए मैं लिक्विड के अंदर एक मॉलिक्यूल को ले लेता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं ये मैंने लिक्विड के अंदर एक मॉलिक्यूल लिया, तो देखा जाता है लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लिक्विड के ही अदर मॉलिक्यूल से चारों ओर से घिरा रहता है, ऐसे 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 चारों ओर लिक्विड के अदर मॉलिक्यूल यहां पर रहते हैं। और आपको पता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन भी लगाते हैं, तो इस मॉलिक्यूल पर ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन से अट्रैक्शन लगाता है, ये इससे लगाता है, ये इससे लगाता है, ये इस डायरेक्शन से लगाता है, ये इस डायरेक्शन से, ये इस डायरेक्शन से, ये इस डायरेक्शन से। यानी आप कह सकते हैं लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल पर चारों ओर से लिक्विड के ही अदर मॉलिक्यूल इक्वल अमाउंट में अट्रैक्शन लगाते रहते हैं। इस बात को मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, यानी ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, फील कर रहा है अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन बाय अदर लिक्विड मॉलिक्यूल। बाई अदर लिक्विड मॉलिक्यूल। तो ये तो हो गई बात लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसके बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस मॉलिक्यूल के बारे में जो लिक्विड की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। सपोज कीजिए लिक्विड की सरफेस पर यहां पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल पर आप ध्यान से देखें, लिक्विड की सरफेस पर ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल पर लिक्विड के ही अदर मॉलिक्यूल इस पर क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन लगाएंगे। यानी इस साइड से भी अट्रैक्शन लग रहा है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। क्योंकि इस मॉलिक्यूल के चारों ओर जहां पर लिक्विड है उस साइड से ही तो अट्रैक्शन लगाएंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड, इस सरफेस के ऊपर लिक्विड नहीं है, इस सरफेस के ऊपर आ जाती है वेपर फेस। तो वेपर फेस में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो थोड़ा सा ये अट्रैक्शन लगाएगा, ये बहुत दूर है लेकिन लगाएगा, थोड़ा सा ये लगा लेगा, ये भी लगाएगा, थोड़ा सा ये भी लगा लेगा। अब आपसे एक बात मैं जानना चाहता हूँ, इस लिक्विड की सरफेस पर ये जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल पर एक तो अट्रैक्शन लग रहा है लिक्विड के अंदर से, ये लगा रहे हैं, और इस सरफेस के मॉलिक्यूल पर एक अट्रैक्शन लग रहा है वेपर फेस से। क्योंकि वेपर फेस में मॉलिक्यूल की संख्या काफ़ी कम है और वेपर फेस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, वो इस सरफेस से काफ़ी दूरी पर भी प्रेजेंट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल पर, इस सरफेस के मॉलिक्यूल पर वेपर फेस से जो अट्रैक्शन लग रहा है उसकी अमाउंट
काफ़ी कम है इस मॉलिक्यूल पर लिक्विड के अंदर से जो अट्रैक्शन लग रहा है उसके कंपैरिजन में। सपोज कीजिए ये अट्रैक्शन लग रहा है वेपर की फेस से और ये अट्रैक्शन लग रहा है इस मॉलिक्यूल पर लिक्विड के अंदर के जो मॉलिक्यूल है वहाँ से। तो मेरी इस बात से शायद आप लोग सहमत होंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि इस डायग्राम को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है लिक्विड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल पर वेपर फेस की साइड से जो अट्रैक्शन लगेगा, यानी वेपर फेस के जो मॉलिक्यूल अट्रैक्शन लगाएंगे उसकी अमाउंट काफ़ी कम होगी, यानी ये अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, लो अट्रैक्शन। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, इस लिक्विड पर, इस सरफेस के मॉलिक्यूल पर लिक्विड की साइड से जो अट्रैक्शन लग रहा है उसके कंपैरिजन में, यानी ये क्या होगा आपका हाई अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये जो लो अट्रैक्शन लग रहा है किस साइड से लग रहा है, फ्रॉम वेपर साइड। यहां पर जो हाई अट्रैक्शन लग रहा है ये कहां से लग रहा है, फ्रॉम लिक्विड साइड। अब यदि इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालें, भाई एक की डायरेक्शन ऊपर है एक की डायरेक्शन नीचे है, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, नीचे की साइड में आएगा। मान लीजिए ये वाला अट्रैक्शन, मान लीजिए ये वाला अट्रैक्शन है आपका 3 डाइन। एक्चुअली मैं बता देता हूँ ये जो अट्रैक्शंस लगता है इसकी अमाउंट काफ़ी कम होती है, और यदि कहीं पर अट्रैक्शन का मतलब फोर्स बहुत कम होता है, उसकी अमाउंट काफ़ी कम है, तो कम अमाउंट वाले फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट ना करके उसको डाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 3 डाइन है और इसके कंपैरिजन में, ठीक है, देखा जाता है चूंकि ये ज़्यादा है तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 28 डाइन, हम मान लेते हैं ऐसा। वैसे आपको बता देता हूँ सच्चाई ये है, ज़्यादातर लिक्विड में ऊपर वाला अट्रैक्शन इसी के आसपास रहता है, 3 डाइन के आसपास ही रहता है, और नीचे वाला अट्रैक्शन लगभग 22 से लगाकर 20 या 22 से लगाकर ये चला जाता है 70-75 के आसपास तक। ठीक है, यानी रिजल्टेंट ये है, नीचे वाला ज़्यादा है और ऊपर वाला कम है आपका। अब आप क्या करें, इन दोनों अट्रैक्शन का रिजल्टेंट आप निकालें, इन दोनों अट्रैक्शन का। भैया ये 28 डाइन था, ये 3 डाइन था, इन दोनों का जब अट्रैक्शन आप निकालेंगे तो ये अट्रैक्शन आएगा नीचे की साइड में, नीचे की साइड में आएगा, ये अट्रैक्शन नीचे की साइड में आ जाएगा। 20 ये इधर है, ये इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 25 डाइन। यानी हो क्या रहा है, दोनों का रिजल्टेंट यदि हम करते हैं तो सरफेस का मॉलिक्यूल को लिक्विड का अंदर का पार्ट नीचे की साइड में खींच रहा है, कितने फोर्स से, 25 डाइन से। एक बार फिर समझिए, इन दोनों अट्रैक्शन का यदि रिजल्टेंट निकाले तो रिजल्टेंट आएगा 25, और वो क्या आएगा, नीचे की साइड में आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल को लिक्विड के अंदर का पार्ट अपनी साइड में खींच रहा है, कितने साइड फोर्स से, 25 डाइन से। इस फोर्स को ही हम कह देते हैं सरफेस टेंशन। बस आपको ये जो फोर्स लगाना है, कितनी, ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये फोर्स आपको देखना है 1 सेंटीमीटर, ये फोर्स आपको देखना है, ये फोर्स आपको देखना है 1 सेंटीमीटर लेंथ में। यानी हम कह सकते हैं लिक्विड की सरफेस की 1 सेंटीमीटर लेंथ में जो फोर्स लगता है, जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल को लिक्विड के अंदर की साइड में खींचता है, उसी को हम कह देते हैं सरफेस टेंशन। यदि डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ। द फोर्स ऑन लिक्विड सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है, एट 1 सेंटीमीटर लेंथ टूवर्ड या डाउनवर्ड द लिक्विड।
ठीक है, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी लिक्विड की सरफेस पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जो फोर्स लगता है जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल को लिक्विड की साइड में खींच के ले जाता है, लिक्विड के अंदर खींच के लेके जाता है, उसी को हम कह देते हैं सरफेस टेंशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा गामा से, ध्यान रखना। और इसकी यूनिट की यदि हम बात करें, इसकी यूनिट होती है डाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई सरफेस टेंशन। एक चीज़ मैं आप लोगों से और जानना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को पता भी होगा, यहाँ पर हम कर देते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा, यदि किसी मॉलिक्यूल पर हाई अट्रैक्शन है, हाई अट्रैक्शन है, कोई भी मॉलिक्यूल है उस पर बहुत अच्छा अट्रैक्शन लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी, चारों तरफ से अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये कहा जाता है कि उस मॉलिक्यूल की एनर्जी लो होगी, यानी लो एनर्जी वहाँ पर होगी। यदि आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा भी होगा, यदि किसी मॉलिक्यूल पर लो अट्रैक्शन है, ओवरऑल लो अट्रैक्शन है, तो उसकी एनर्जी हाई होती है। वैसे मैं क्लास में भी आप लोगों से ये वाली बात इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल वगैरह को लेकर या न्यूक्लियस को लेकर मैं डिस्कस भी करता रहता हूँ। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ मुझे आप ये बताइए, ये जो लिक्विड के अंदर का जो मॉलिक्यूल है, इस पर चारों ओर से बढ़िया अमाउंट में अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है, उस सरफेस के मॉलिक्यूल पर बढ़िया अट्रैक्शन लिक्विड की साइड से तो लग रहा है, लेकिन वेपर फेस से बहुत अच्छा अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। तो जिसका रिजल्ट ये आएगा कि लिक्विड के अंदर का जो मॉलिक्यूल है, इस पर हाई अट्रैक्शन होता है। जब इस पर हाई अट्रैक्शन है तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी लो होनी चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा है हाई अट्रैक्शन है तो लो एनर्जी होगी। सरफेस के मॉलिक्यूल पर लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में लो अट्रैक्शन है, और यदि इसका अट्रैक्शन लो है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सीधी सी भाषा में इसको मैं बता देता हूँ भाई, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ लिक्विड के अंदर का जो मॉलिक्यूल है उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन लगता है नेट, और जिसका रिजल्ट ये होता है उसकी एनर्जी लो होती है। सरफेस के मॉलिक्यूल पर नेट अट्रैक्शन की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई होती है। यानी लिक्विड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कम होगी। अब आप लोगों को पता होगा हर एक सिस्टम चाहता है मैं स्टेबल हूँ, और स्टेबिलिटी के लिए उसको हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना पड़ता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, एंटायर यूनिवर्स में हर कोई ये चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ, मुझे स्टेबिलिटी मिले। मॉलिक्यूल कैसे स्टेबिलिटी को अचीव करता है? मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपनी एनर्जी डिक्रीज़ करता है। जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो अनस्टेबिलिटी की साइड में रहता है, वो चिल्लाता है कि मेरी एनर्जी कैसे ना कैसे करके कम कर दो, मुझे स्टेबल कर दो। तो सीधी सी भाषा में मैं ये कहूँ आपको कि हर एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करना चाहता है। तो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उनको दिख रहा है तेरी एनर्जी ज़्यादा है, और वो ये भी देख रहे हैं कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो क्या सरफेस के मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर लिक्विड के अंदर जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? यस, वो लगातार कोशिश करते हैं सरफेस को छोड़ें, और सरफेस को छोड़कर अंदर की साइड में वो चले जाएं, अंदर की साइड में मूव करते रहें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सरफेस टेंशन। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन का आपकी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। यदि हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू किसी लिक्विड की समझ में आ जाती है, तो इस सरफेस टेंशन की हेल्प से उस लिक्विड के बारे में कौन कौन सी बातें हमें समझ में आ जाएगी, कौन कौन सा बिहेवियर उस लिक्विड का हमें समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा। देखिए, इसके बाद हम बात करें कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि किसी भी आप लिक्विड को लेते हैं, किसी भी आप लिक्विड को लें और उस लिक्विड की ड्रॉप को आप देखें, तो आप देखते हैं लिक्विड की ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल होती है।
स्पेरिकल होती है। किसी भी लिक्विड को आप देख लीजिए उसकी ड्रॉप हमेशा स्पेरिकल होगी। लिक्विड की ड्रॉप का जो शेप होता है वो हमेशा स्पेरिकल है। इसके पीछे जो लिक्विड की प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल होती है दैट नेम इज द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सीधी सी भाषा में मैं कहूँ, लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो हमेशा स्पेरिकल होती है और लिक्विड की ड्रॉप को स्पेरिकल बनाने के लिए जो लिक्विड की प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल है दैट नेम इज द सरफेस टेंशन। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप एक लिक्विड लें और उसमें कैपिलरी डाल दें, कैपिलरी का मतलब होता है नैरो ट्यूब, लिक्विड लें और उस लिक्विड में एक कैपिलरी डाल दें। जैसे मैंने लिया ये लिक्विड, इसमें एक नैरो ट्यूब मैंने डाल दी, इसको आप कह सकते हैं कैपिलरी। तो देखा जाता है लिक्विड इस कैपिलरी में ऊपर की साइड में राइज करने लगता है, ऊपर की साइड में चढ़ने लगता है। तो किसी भी लिक्विड का जो राइज होता है इन कैपिलरी, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। इसके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप क्या करें भाई, एक दीपक ले, मैंने एक दीपक लिया, ठीक है, ये इसकी लो हो गई, ये एक हमारा दीपक है, ठीक है। इस दीपक में आप कॉटन की एक बाती बनाते हैं और बाती बनाकर यहां पर आप भर देते हैं ऑयल, विक कहते हैं इसको। यदि आप बाती बनाएं, ठीक है, तो आप देखते हैं इस बाती में, इस विक में जो ऑयल होता है वो राइज करने लगता है, ऊपर की साइड में चढ़ने लगता है, ठीक है, तभी ये फ्लेम बनती है। ये फिनोमेना भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ऐसे ही जैसे आप देखें जो ग्राउंड वाटर होता है वो अर्थ की सरफेस में राइज करता है ऊपर की साइड में, ये जो हो रहा है राइज ऑफ ग्राउंड वाटर इन अर्थ सरफेस, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे और दूसरी बात करें, यदि आप किसी प्लांट को आप लें, उस प्लांट में वाटर का जो इनटेक होता है, प्लांट जो पानी लेता है, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आप डेली लाइफ में देखेंगे। दूसरा, कोई भी लिक्विड किसी सरफेस को कितना गीला करेगा, यानी वेटेबिलिटी ऑफ ए लिक्विड टू ए वर्ड से सरफेस क्या होगी, ये भी लगभग उसके सरफेस टेंशन से ही डिसाइड होता है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है कि किस लिक्विड का सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है, ताकि हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड की उनको समझ पाएँ और लिक्विड का एक सुटेबल एप्लीकेशन हम ढूंढ पाएँ वहाँ पर। तो अभी हम बात कर लेते हैं किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन यदि आपको निकालना है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्सपेरिमेंटली। इसके लिए एक हम मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वेट ड्रॉप मेथड। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन यदि आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेरिमेंटली तो उसके लिए एक मेथड हम यूज़ करते हैं, दैट मेथड नेम इज़ द वेट ड्रॉप मेथड। इस मेथड के थ्रू किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालने के लिए हम यहाँ पर इस मेथड में एक अपैरेटस यूज़ करते हैं। इस अपैरेटस को कहते हैं स्टेलेग्मोमीटर। स्टेलेग्मोमीटर, इस स्टेलेग्मोमीटर की यदि हम बात करें, इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, उस ग्लास ट्यूब पे कुछ यहाँ पर मार्किंग की जाती है और यहाँ पर जो टॉप मार्क होता है स्टेलेग्मोमीटर में, इस टॉप मार्क को हम कह देते हैं ए, और स्टेलेग्मोमीटर में जो सबसे नीचे वाला मार्क होता है इसको हम कह देते हैं बी। इसके साथ साथ यहाँ पर इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक कैपिलरी भी होती है और कैपिलरी का नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर आकर खुला होता है। यदि आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, देखिए
स्टेलैग्मोमीटर कुछ इस तरीके से होता है। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं। ऊपर मैंने इसको ए मार्क किया हुआ है और इसको यहाँ पर क्या किया हुआ है, बी मार्क्स किया है। दिस द स्टेलैग्मोमीटर। यहाँ पर एक कैपिलरी, अंदर इसमें कैपिलरी है, कैपिलरी का एक पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अब किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस लिक्विड को एक कंटेनर में फिलअप करना होगा। पहले मान लीजिए एक लिक्विड मुझे दिया है और उस लिक्विड को मैंने कंटेनर में फिल कर लिया। ये अब आपको क्या करना है, इस स्टेलैग्मोमीटर का ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस कंटेनर के अंदर डिप कर देना है। यानी इसका जो लोअर पार्ट है इसको कंटेनर के अंदर डिप कर देना है। और डिप करने के बाद यहाँ से आपको इस लिक्विड को सक करना है ऊपर की ओर। डिप करने के बाद यहाँ से आपको, यहाँ से टॉप ऑफ स्टेलैग्मोमीटर के टॉप से आपको इस लिक्विड को अंदर की ओर सक करना है। जैसे कैसे सक करना है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे दिस इज द लिक्विड, इसमें आपको इसको डिप करना है और ऐसे सक करना है। जैसे लिक्विड आपका, जैसे आप सक करेंगे तो लिक्विड यहाँ से आपका ऊपर की ओर जाएगा, जाता रहेगा। आप सक करते रहिएगा, तब तक आप सक करिए इसको जब तक लिक्विड आपका यहाँ से फ्लो होता हुआ ऊपर की साइड यहाँ तक पॉइंट ए तक नहीं आ जाता है। जैसे पॉइंट ए तक आता है, अब इस मीटर के आप टॉप पॉइंट को ऐसे होल्ड कर लेंगे। जैसे आप होल्ड करेंगे तो लिक्विड का लेवल आपका यहीं पर रुक जाएगा, पॉइंट ए पर। अब ये ना ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे टॉप पार्ट आपने होल्ड किया है, इसको यहाँ से आपको रिलीज़ कर देना है। जैसे रिलीज़ करेंगे तो लिक्विड का लेवल नीचे की साइड में आने लगेगा, धीरे धीरे, और धीरे धीरे लिक्विड यहाँ से ड्रॉप की फॉर्म में बाहर आने लगेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे लिक्विड ए से स्टार्ट होकर बी तक आता है, जैसे लिक्विड का लेवल यहाँ से नीचे की साइड में जाएगा और बी तक आएगा, इस ए से बी तक लेवल आने में आपको काउंट करना है यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी फॉर्म्ड हो रही है। नंबर ऑफ ड्रॉप फ्रॉम ए टू बी। यानी एक बार फिर सुन लीजिएगा, यदि किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, स्टेलैग्मोमीटर में उस लिक्विड को का लेवल जैसे ए से बी तक आता है तो उस लिक्विड के लिए कितनी ड्रॉप्स यहाँ से बाहर निकलकर आ रही हैं ये आपको काउंट करना है। इसको हम जनरली कह देते हैं एन। हर लिक्विड के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब लिक्विड का लेवल ए से बी तक आता है तो कितनी ड्रॉप वहाँ से बाहर निकल कर आती है। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, ये मेरे पास स्टेलैग्मोमीटर है, मैं यहाँ पे सक करता हूँ इसको, और अब जैसे लेवल यहाँ ए पॉइंट तक आया, ये आया, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, रिलीज़। यहाँ से ड्रॉप निकल रही है 1 2 3 4, इस तरीके से आपको काउंट करनी है। कहाँ, जब लेवल आपका ए से बी तक आ जाए, हर लिक्विड के लिए। ये काम आपको ज़रूर करना है यदि किसी का भी सरफेस टेंशन निकालना है। अब इसको निकालेंगे कैसे, यदि आपने ड्रॉप काउंट कर ली फ्रॉम ए टू बी लेवल, इसके बाद इन ड्रॉप की संख्या का यूज़ कहाँ पर हम करेंगे सरफेस टेंशन निकालने के लिए। इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लिक्विड आपको दिया है, सपोज कीजिए ये गिवन लिक्विड है जिसका सरफेस टेंशन आपको फाइंड आउट करना है। इस लिक्विड को मैं कह देता हूँ नंबर 1 लिक्विड, ठीक है। अब इसका सरफेस टेंशन हमें निकालना है। मान लेते हैं इसका सरफेस टेंशन गामा 1 है। इसका सरफेस टेंशन गामा 1 है, जिसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने के लिए उस लिक्विड के लिए
ए से बी लेवल तक जब वो आता है तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस लिक्विड के लिए स्टेगेल्मोमीटर हमने यूज़ करके फाइंड आउट किया नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी आ रही हैं ए से बी लेवल तक आने में। इसको मैं कह देता हूँ N1। ठीक है, जो लिक्विड मैंने लिया था उसके लिए नंबर ऑफ ड्रॉप्स की जो जनरली जो वैल्यू थी वो 70 थी। जो भी लिक्विड मैंने लिया था उसके लिए मैंने निकाला 70 थी, आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके साथ साथ इसकी डेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए, डेंसिटी भी पता होना चाहिए। अभी तो हमारे पास डेंसिटी इस लिक्विड की है नहीं, अब बात कर लेते हैं डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, ये एक अलग पोर्शन बन जाता है। ठीक है, जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी लिक्विड को आप डील करते हैं, सॉल्यूशन को आप डील करते हैं, तो कई बार आपको डेंसिटी उसकी निकालनी पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंटली किसी भी लिक्विड की डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सेपरेटली बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ सेपरेटली। देखो बेटा, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी यदि आप लोगों को निकालनी है तो आपको पता है डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसका वेट अपॉन वॉल्यूम। तो जिस लिक्विड की डेंसिटी आपको निकालनी है इसका वेट पता होना चाहिए और इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेंसिटी बोतल यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं डेंसिटी बोतल, इसको हम कहते हैं डेंसिटी बोतल। इस डेंसिटी बोतल को हम अच्छे से ड्राई करके, वॉश करके, ड्राई करके इसका वेट कर लेते हैं। हमने देखा इस डेंसिटी बोतल का वेट है ये 22 ग्राम, मैंने वेट किया था, मुझे पता है इसलिए मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस डेंसिटी बोतल में वो लिक्विड आपको फिलअप करना है जिसकी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए जो मुझे लिक्विड निकालना था वो मैंने इसमें फिलअप किया, यहाँ तक फिलअप करना है जहाँ पर मार्क है। इसका मतलब ये होता है यदि किसी भी लिक्विड को इस मार्क तक फिल करते हैं तो इस बोतल के अंदर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम है 100 ml। तो लिक्विड का वॉल्यूम हमें पता लग गया 100 ml। अब आपको क्या करना है, इस बोतल को जिसमें लिक्विड भरा हुआ है फिर से वेट कर लीजिए। तो अब की बार क्या हो जाएगा, बोतल वेट प्लस लिक्विड वेट, ये आ जाता है हमारा 100 ग्राम। अब मुझे बताइए लिक्विड वेट कितना हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, बोतल और लिक्विड का वेट है दोनों का मिलाकर 100 ग्राम, बोतल का वेट है 22 ग्राम, तो 100 में से 22 माइनस कर देंगे तो आपके पास लिक्विड का वेट आ जाएगा, इट विल बी 22 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, इट विल बी 78 ग्राम। ठीक है, अब बताइए लिक्विड का वेट भी है आपके पास, लिक्विड का वॉल्यूम भी है, तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला तो सिंपल सा होता है ये, तो कीजिए वेट कितना है 78 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो बताइए डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इस लिक्विड की हो जाएगी 0.78 ग्राम पर ml। ये आपको हर किसी की निकालनी आनी चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था जिस भी लिक्विड का आपको सरफेस टेंशन निकालना है, मान लीजिए हमारे पास ये लिक्विड है जो कि हमने एक बीकर में फिलअप किया है, इसका सरफेस टेंशन हमें निकालना है। हमने मान लिया इसका सरफेस टेंशन है γ1। इसके बाद इस लिक्विड को इस मीटर से ए से बी तक जब इसका लेवल आ जाता है लिक्विड का, तो देखते हैं यहाँ से कितनी ड्रॉप बाहर निकल कर आती है, ये हमने देखते हैं। ये हमने देखा ये 70 है। इस लिक्विड की डेंसिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है। डेंसिटी निकालने के लिए एक अलग तरीका मैंने यहाँ पर आपको बताया है, वो आप यूज़ कर सकते हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी डेंसिटी निकाली, ये आ गई हमारी 0.78 ग्राम पर ml। ये इतना काम आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक अलग कंटेनर में वाटर ले लेना है, दूसरे कंटेनर में, ये तो लिक्विड था ही आपके पास, एक दूसरा कंटेनर लेना है, बीकर लेना है, उसमें आपको ले लेना है वाटर। अब इस वाटर को हम कह देते हैं लिक्विड नंबर 2। अब आपको बेटा इस लिक्विड नंबर
2 के लिए जो कि वाटर है, पता होना चाहिए इसका सरफेस टेंशन कितना होता है। ये मैं मान लेता हूँ इसका सरफेस टेंशन है आपका लैम्डा 2। ये आपको इसके साथ साथ ये आपको याद रखना होगा, हर बार वाटर लेना है, वाटर का सरफेस टेंशन आपको मानना है गामा 2। आपको याद रखना है वाटर का सरफेस टेंशन होता है आपका 72.6 डाइन पर सेंटीमीटर। इसके साथ साथ वाटर की डेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए। ये मैं मान लेता हूँ D2, ये आपको पता ही है 1 ग्राम पर ml होता है। इसके साथ साथ जब वाटर को आप स्टेलैग्मोमीटर से A से B तक लेकर आते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी बनती है। वाटर के लिए 2 यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ ड्रॉप 2, वाटर के लिए 30 बनती है। वैसे स्टेलैग्मोमीटर अलग अलग होते हैं, उनकी यहाँ से डाया अलग होगा, तो ये जो ड्रॉप्स बनेंगी वो अलग अलग स्टेलैग्मोमीटर में अलग अलग बनती है। वाटर के लिए जो मेरे पास स्टेलैग्मोमीटर है उसमें वाटर के लिए 30 बन रही थी, जो लिक्विड हमें दिया गया था उसके लिए 70 बन रही थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को निकाल लेना है आपका। तो एक लिक्विड है आपके पास जो गिवन है, उसका सरफेस टेंशन हमें निकालना है, हमें उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी हमने इस तरीके से निकाली, उस लिक्विड को जब हम यहाँ पर स्टेलैग्मोमीटर से A से B तक पास करेंगे तो कितनी ड्रॉप यहाँ से बाहर निकलेगी, ये आपको पता होनी चाहिए। ये थी हमारी 70। अब आपको एक दूसरा लिक्विड लेना है, वो हमेशा वाटर लेना है, उसका सरफेस टेंशन आपको पता होना चाहिए, याद रखना है ये होता है। उसकी डेंसिटी भी आपको पता होती है, ये होती है। अब वाटर को जब इस स्टेलैग्मोमीटर में पास करेंगे A से B तक तो कितनी ड्रॉप बाहर आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब सिंपल सा एक एक्सप्रेशन होता है वो आपको यूज़ करना है और जो आपके पास गिवन लिक्विड है इसका सरफेस टेंशन निकाल देना है। एक्सप्रेशन मतलब जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इसके पीछे बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ आपसे, नहीं आपको ज़रूरत है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। देखा जाता है गिवन लिक्विड का सरफेस टेंशन को डिवाइड कर दीजिए वाटर के सरफेस टेंशन से। वाटर का सरफेस टेंशन गामा 2 था, ये इज इक्वल टू होती है गिवन लिक्विड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर वाटर यानी N2 एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर गिवन लिक्विड यानी N1। ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में देखिए, ध्यान से देखें, ये भी आपको पता है, 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 तो गामा 1 क्यों नहीं निकाल सकते। निकालिए। यदि आप इसको सभी की वैल्यूज़ देखिए, D1 की वैल्यूज़ कितनी थी 0.78, ठीक है, तो रखिए 0.78 मल्टीप्लाई बाई N2 कितना था हमारा 30 था, ठीक है, डिवाइडेड बाय D2 कितना है हमारे पास, D2 1 मल्टीप्लाई बाई N1 यानी 70। ये गामा 1 था, मल्टीप्लाई बाई गामा 2 हो जाएगा। गामा 2 की वैल्यू लीजिए, वेयर द गामा 2, इट इज़ 72.6। तो यदि आप सोल्व करेंगे द वैल्यू ऑफ द गामा 1 विल बी 24.26 डाइन पर सेंटीमीटर। तो इस लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लग रहा है, जो कि इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को अंदर की साइड में धकेल रहा है लिक्विड के, वो कितना है 24.2 है, जो कि वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। वाटर में कितना होता है 72, यानी वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है और जो गिवन लिक्विड है इसका सरफेस टेंशन वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, 24.26 डाइन पर सेंटीमीटर आ रहा है। तो करेंगे ऐसे रिजल्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। द सरफेस टेंशन of given liquid is 24.26
डाइंस पर सेंटीमीटर। अब ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, इसका थ्योरी, कैसे रिज़ल्ट रिपोर्ट करना है, वो सारा का सारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मैंने आपको दिया हुआ है। वही आप रिकॉर्ड करेंगे, उसमें जहाँ वैल्यूज़ फिल करनी है ये सब वैल्यूज़ आप फिल करेंगे और उसी को आप अपनी एक्सपेरिमेंटल नोटबुक में आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ये था किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा होगा, उस एक्सपेरिमेंट में हम डिस्कस करेंगे किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो प्लीज़ आप मुझे पढ़ाने दें, क्लास को डिस्टर्ब ना करें।